अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर जो पहले स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता था, अब इस नई बुक में काफी आसान हो चुका है। अभी कैसे आप लोगों के लिए आसान हुआ है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऐसा चैनल है जिसमें क्लास 11 और 12 के बच्चों को मैथमेटिक्स कई सालों से पढ़ाया जा रहा है और इस साल भी हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेशन है जिसमें एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है और वो बुक है मैथमेटिक्स की। पूरी मैथमेटिक्स की बुक में चेंजेस आ चुका है, यानी आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। अब आपको नई बुक से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई सारे बदलाव आप देख रहे हो। हर साल बोर्ड्स के पेपर में, मैथ्स के पेपर में चेंजेस आ रहे हैं, क्वेश्चन बदल बदल के आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसी हिसाब से अब बुक को भी मॉडिफाई किया गया है। इस नई बुक में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आगे के जो चैप्टर्स है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए, उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस चैप्टर में। देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर आप पुरानी बुक को देखोगे तो उसमें ना एक ही एक्सरसाइज थी और वो था चैप्टर नंबर 4, आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब जो ये नई वाली बुक लॉन्च हुई है इसमें ये चैप्टर बन चुका है 3, यानी चैप्टर नंबर 3। अब इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है, 3A, 3B, 3C। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट ईयर्स में 3-4 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी इस बार ऐड किए गए हैं। मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि ये बुक ज्यादा वैल्यू आपको देगी, ज्यादा अच्छी तरह से नॉलेज आपको देगी पुरानी बुक के कंपैरिजन। अगर आप क्लास 12 आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स की 2 में से एक बुक आपके पास होगी, या तो कोर मैथमेटिक्स वाली या अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हो तो आपके पास कोर मैथमेटिक्स वाली बुक होगी। अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली बुक होगी। दोनों बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को मैं अपनी एप्लीकेशन में कवर कराऊंगा। कुछ वीडियोस यूट्यूब में आएगा और पूरे बुक को कवर कराया जाएगा मेरी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो बच्चों। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर और वहां पर जाके आप एक कोर्स को परचेज करना है जिसका प्राइस अभी बहुत कम है। ये नेक्स्ट मंथ इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस याद रखना, ₹799। इस प्राइस में आप अपने बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। देखो नई बुक ये है आपकी, इसमें है चैप्टर नंबर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जब आप चैप्टर को देखते हो, इस चैप्टर को देखते हो, तो यहाँ पर आपको ना चैप्टर की शुरुआत में पहले चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिखाई देगा। देखो आपको नजर आ रहा होगा चैप्टर ओवरव्यू, यानी इस चैप्टर ओवरव्यू में आपको इस पूरे चैप्टर की एक समरी दी गई है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। जैसे चैप्टर ओवरव्यू के फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि 6 टाइप के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। उसके बाद इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, वो सब मैं आपको जब तरीके से पढ़ाऊंगा सब समझाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल ये समरी है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखो यहाँ पर ये टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें 6 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें ये वाला कॉलम इनके डोमेन्स को बताएगा और ये वाला कॉलम बताएगा प्रिंसिपल रेंजेस को बताएगा, ठीक है। अदर पॉसिबल रेंज को देखने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इन 2 कॉलम्स को देखो। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ भी है। देखो उससे पहले इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है चैप्टर ओवरव्यू में। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ये कई सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4, 5, 6, 7, प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 10, तो कई सारी प्रॉपर्टीज है, जिसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सब मैं आपको बता दूंगा। बस उतना ही याद करना है, उन्हीं का यूज क्लास 12th में करना होगा। अगर कोशिश करोगे तो सब सारी प्रॉपर्टीज भी याद हो सकती है, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, जिसका यूज होगा इस चैप्टर में और आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन भी है चैप्टर में, तो ये ओवरव्यू पहले ही मेंशन किया गया है, ठीक है। पहले ही बता दिया गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें है। ग्राफ है, देखो ये साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, ये टेन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, ये सेक इनवर्स फंक्शन ग्राफ है, ये कॉसेक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है,
ठीक है ना। तो ये ग्राफ है, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है और ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए। जब ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ये मत सोचना कि इसी एक वीडियो में आप सबको सीख जाओगे, ऐसा नहीं है बच्चों। आज तो सिर्फ 3A एक्सरसाइज कवर होगी याद रखना। और 3A एक्सरसाइज के लिए कौन सा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपको बुक बता रही है भाई, बुक पहले ही बता रही है चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है इस इनवर्स फंक्शन के ग्राफ। 100% एक ना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। और जब ग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा ना तो पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, कैसे ग्राफ बनते हैं, कैसे इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, कैसे साइन से साइन इनवर्स बनता है, कैसे कॉस से कॉस इनवर्स बनता है, कैसे टेन से टेन इनवर्स बनता है। हर एक चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताई जाएगी। लेकिन ग्राफ वाला जो वीडियो आएगा ना वो बाद में आएगा, जब मैं तीनों एक्सरसाइजों को बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आता है, फिर आता है चैप्टर नंबर 3। इससे पहले क्या था, चैप्टर का ओवरव्यू था। अब यह है चैप्टर नंबर 3, यहां से शुरुआत होती है। और इस चैप्टर में आप 3 एक्सरसाइज देखोगे। पहली एक्सरसाइज 3A, दूसरी एक्सरसाइज 3B और तीसरी एक्सरसाइज है 3C। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब ये चैप्टर पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। पुरानी बुक में क्या था, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, वो थी 4A या 4 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4। पर एक चैप्टर नंबर 4 था और एक ही एक्सरसाइज थी। लेकिन उस एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 30-40 के आसपास थे। पार्ट्स, सभी पार्ट्स को मिलाकर 50 के आसपास मान लो। लेकिन बड़े कंफ्यूज करते थे वो क्वेश्चंस। जब आप पढ़ने बैठोगे ना उस एक्सरसाइज से तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता था बच्चों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस बुक में यही मॉडिफाई किया गया है। मतलब ये कुछ चेंजेस इस तरह से किए गए हैं कि 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और तीनों एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो पढ़ना ज्यादा आसान आपके लिए हो गया है। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो सब आपको बुक में आप देखोगे आपको पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। और PYQs भी आपको एक्सरसाइजों में नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले के कंपैरिजन में अब पढ़ना आपके लिए ज्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ठीक है बच्चों, चलो ये फ्रंट पेज इस चैप्टर का। अब ज्यादा पेजेस में नहीं जाएंगे, हम सीधा आएंगे एक्सरसाइज में। 3A एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कौन सा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए वो पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां समझो, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x और वो y के इक्वल है। और इसको आपको ढंग से समझना है बच्चों, इसको नहीं समझा तो आगे चीजें समझ में नहीं आएगी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x जो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, अब sin x इक्वल टू y है ना, तो ये जो x ये डोमेन है, याद रखना ये x क्या है, डोमेन है, और y यहां पर क्या है, रेंज है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। अब देखो आगे देखना, अब जब ये sin x फंक्शन इज 1/1/2, जब ये फंक्शन आपका 1/1/2 होगा, जब ये फंक्शन आपका 1/1/2 होगा, अब कैसे होगा 1/1/2, और ये 1/1/2 होता क्या है वो मैंने सेकंड चैप्टर में बताया है, देख सकते हो, यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएगा और एप्लीकेशन में भी वीडियो मिल जाएगा 1/1/2 क्या होता है। तो 1/1/2 जब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, तब जाके इस sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब जाके sin इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन 1/1/2 नहीं है तब इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब इतना दिमाग में रखो, अगर नहीं पता तो जब ग्राफ पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1/1/2 होता है। ठीक है, और 1/1/2 का डिटेल दूसरे चैप्टर में है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी sin x जब 1/1/2 कंफर्म हुआ तब जाके इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना तब क्या चेंज आएगा, देखो, जो पहले रेंज था वो डोमेन बन जाएगा और जो पहले डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। ये चेंज हो जाएगा बस, मतलब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। जैसे देखो, इसको तो लिया लो बस साइन वाले को। अब इसको मैं यहां समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे sin π/6, sin π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप क्या करो,
इसका अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स में क्या चेंज आएगा, देखो इनवर्स कैसे डिफाइन होगा। इसको तो लिया लो, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, π/6। ऐसे समझो, बहुत आसान है, आगे समझ में। इसको तो ले गए तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। ठीक है, ऐसे समझो। और अगर देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पहले डोमेन था अब वो रेंज बन चुका है। इनवर्स फंक्शन में पहले जो रेंज था अब इनवर्स फंक्शन में वो डोमेन बन चुका है, ऐसे भी चेक करो। ठीक है, एग्जाम्पल और देता हूं मैं, जैसे tan π/4, tan π/4 आपका होता है 1। तो इनवर्स जब इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, ये इधर, या इसको उधर ले जा लो, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। बहुत सिंपल है। इसके बाद अगर cos का फंक्शन है, अगर cos π/3 इक्वल टू 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको चीजें समझनी है। ठीक है, अब ये कंप्लीट बेसिक नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कंप्लीट बेसिक नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया गया है। ठीक है, जब ग्राफ पढ़ाया जाएगा तब पूरा कंप्लीट बेसिक आपको बताया जाएगा। एक्सरसाइज 3A को हम अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है, cos इनवर्स √3/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर वाला ये जो नंबर है ना √3/2, इसको भी cos की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना आपको पता होगा कि √3/2 cos में cos 30 का वैल्यू होता है, और cos 30 को आप cos π/6 लिखोगे, यानी √3/2 को आप लिख सकते हो cos π/6। तो यहाँ पर अगले स्टेप में cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा, √3/2 को आप लिखोगे cos π/6, cos π/6। अब इसके अगले स्टेप में cos इनवर्स से cos कंपेयर होगा या कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आपको सिर्फ π/6 मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू है वाले पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है बच्चों, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स। अब 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 होता है 1/√3, यानी tan π/6 1/√3 होता है। तो इस 1/√3 को हम क्या लिखेंगे, tan π/6। tan इनवर्स से tan कंपेयर होगा या कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आपको मिलेगा π/6। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में है साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। ये थर्ड पार्ट है। आप देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 1/√2 है, तो 1/√2 को हम यहां पर लिखेंगे, 1/√2 को हम क्या लिखेंगे यहां पर, साइन π/4। ठीक है ना, 1/√2 साइन π/4 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स से साइन कंपेयर होगा और इक्वल टू आ जाएगा π/4। ये थर्ड वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा या कंपेयर होगा, जो यहाँ पर π/4 है आपको मिल जाएगा, π/4 आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट डाटा आपको करना है। यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/√3। अब साइन इनवर्स ये ऐसे रहेगा, √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन में जो वैल्यू होता है √3/2 वो होता है साइन π/3 का। साइन π/3 यानी साइन 60 वो होता है √3/2। ठीक है, तो इस √3/2 को साइन π/3 लिखना है। 2 tan इनवर्स 1/√3 tan की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1/√3 को हम लिखेंगे tan π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो π/3 आपको मिलेगा, 2 इंटू tan इनवर्स से tan कंपेयर यानी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर π/6 आपको मिलेगा।
6 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 2 की हम इंटू करेंगे, सॉरी जैसे यहाँ 3 टाइम जाएगा, ये इसको ऐसे करो, इसको रफ करो, तो पाई बाय थ्री ये आपका आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, पाई बाय 3 ये ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन में जो वैल्यू होता है वो होता है साइन 60 यानी साइन पाई/6 का, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और साइन पाई/3 प्लस यहां पर आ जाएगा पाई/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई/3 प्लस पाई/6 ये आएगा पाई/2, और साइन पाई/2 1 होता है, तो डी ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 में वैल्यू आपको फाइंड करना है इस वाले फंक्शन का। देखो 2 sec इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2, तो 2 इंटू सेक इनवर्स, अब 2 याद करो किसका वैल्यू होता है सेक में, 2 को हम लिख सकते हैं सेक की टर्म में सेक 60 यानी सेक पाई/3, सेक पाई/3 आपका 2 होता है, तो 2 को हमने चेंज कर दिया सेक पाई/3 में। साइन इनवर्स, इस 1/2 को हमें साइन के टर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे साइन पाई/6, 2 इंटू सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, पाई/3, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, पाई/6, 6 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4, 4 पाई प्लस पाई, और यहां पर आएगा 5 पाई/6, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन है, f3 पाई/4 का वैल्यू निकालना है। आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहां पर इसमें देखो ये फंक्शन है ना, आपको फाइंड करना है f3 पाई/4, तो यानी x की जगह यहां पर आप 3 पाई/4 को पुट करोगे, तो ये बन जाएगा f3 पाई/4 जो आपको फाइंड करना है, इक्वल टू यहां भी x की जगह आ जाएगा 3 पाई/4, और ये मॉड का साइन है, मॉड के अंदर सॉल्व करना है। cos 3 पाई/4 को हम क्या लिखेंगे, देखिए cos पाई माइनस पाई/4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का cos पाई/4, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग चुका है, माइनस cos थीटा होता है, cos पाई/4 होता है 1/√2, यानी माइनस 1/√2 आएगा, मॉड माइनस 1/√2, मॉड के अंदर माइनस साइन प्लस हो जाएगा यानी 1/√2, तो डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिखा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में आपको डोमेन्स को फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, और यहां पर जो फंक्शन गिवन है उसका आपको डोमेन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, अभी मैंने वो सब चीजें लिखा ही नहीं है आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, वो सब मैं आगे वाले एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, लेकिन तभी मैं आपको बता देता हूं कि साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा है, तो ये जो एक्स है ना ये डोमेन होता है, और ये लाइज करता है -1 से 1 के बीच में। साइन इनवर्स एक्स के लिए याद रखना, साइन इनवर्स एक्स में एक्स डोमेन है और वो लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में, और ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा, डोमेन सबके दिखाई जाएंगे, प्रिंसिपल रेंजेस सबकी दिखाई जाएगी, हर एक चीज बढ़िया तरीके से आपको समझाई जाएगी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर भी आपको इसी कंडीशन का यूज करना है, यहाँ पर अगर आपको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो आपको इस वाली कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। जब साइन इनवर्स एक्स था तो हमने एक्स लिया जो -1 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन में है साइन इनवर्स 2x, तो यहाँ पर 2x लेना है जो लाइज कर रहेगा -1 से 1 के बीच में। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, बस x की जगह यहाँ पर 2x आ गया, तो क्वेश्चन में क्या था 2x था, ठीक है ना। अब x को सिंगल करना है, जब x को सिंगल करोगे तो 2 को हटाओगे, 2 को हटाने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर 1/2, और ये आपका आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ये डोमेन है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू -1/2 से 1/2, इस फंक्शन के हिसाब से ये डोमेन होगा, ठीक है ना। ये आंसर है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आजकल हर साल बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, ये सेकंड पार्ट है, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स √(x-1). अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है ये x की जगह पे, अब ये किसके बीच में लाइज करेगा, वही सेम स्टेप चलेगा, -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x आता, x लाइज करता -1 से 1 के बीच में, इक्वल टू का भी साइन आएगा, लेकिन x की जगह दे दिया √(x-1), तो यहाँ पर आ गया √(x-1), जो लाइज कर रहा है -1 से 1 के बीच में। तो पहला स्टेप तो यही बनता है भाई। अब दूसरे स्टेप में आपको अंडर रूट को हटाना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब x का इंटरवल निकालना है, x को सिंगल करना है। अब x को अगर सिंगल करना है तो आपको इस वाले रूट को हटाना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चों को दिमाग में ये आ रहा है कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको रूट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों रूट जो फंक्शन होता है, रूट फंक्शन जो होता है ना, वो हमेशा उसका जो वैल्यू होता है या उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है -1 से 1, तो इसको हम सही करेंगे, ये स्टेटमेंट अभी गलत है, इसको सही कैसे करेंगे, देखो ये रूट का फंक्शन है, इसको सही कैसे करेंगे। अगर ऐसा लिखा है -1 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये 0 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत था, इसको हमने सही कर दिया, गलत तो कंडीशन के हिसाब से हुआ था, देखिए हमने इसको करेक्ट कर लिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि रूट का फंक्शन हमेशा आउटपुट देगा 0 या के इक्वल या 0 से बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब स्क्वायरिंग ऑल साइड्स, ये समझो, ठीक है। हर टर्म में स्क्वायर कर लगा देंगे, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर रूट हट जाएगा x-1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, इतना क्लियर। अब इस x को सिंगल करना है तो इस -1 को हटाना पड़ेगा, -1 को हटाने के लिए आपको यहाँ भी +1 करना है, यहाँ भी +1 करना है, यहाँ भी +1 करना है, तो यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ पर x आ चुका है, यहाँ पर 2 आ चुका है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन x की जो पॉसिबिलिटीज है वो 1 से 2 के बीच में है, और ये x की डोमेन होता है बच्चों, यानी x बिलोंग कर रहा है 1 से 2, ठीक है, यही x आपका डोमेन होता है, इतना क्लियर। अब आते हैं 7th वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है f(x) इक्वल टू cos इनवर्स 2x-1, f(x) इक्वल टू cos इनवर्स 2x-1, ये क्वेश्चन है। अब देखो cos इनवर्स में आ गया क्वेश्चन, साइन इनवर्स में आएगा, डोमेन फाइंड करना है, तो कंडीशन मैंने आपको बता रही थी कि जो भी यहाँ पर इनर फंक्शन होता है इसके अंदर लिखा होता है वो -1 से 1 के बीच में लाइज करता है, और सेम प्रोसेस कॉस इनवर्स के लिए भी है। अगर कॉस इनवर्स x होता है फंक्शन, तो ये x जो होता है वो भी -1 से 1 के बीच में लाइज करता है, वो सब मैंने अभी आपको लिखा रखा है, चेक कर लेना। उसी तरह से यहाँ पर 2x-1 है, ये भी लाइज करेगा आपका -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर x को सिंगल करना है, x को सिंगल करने के लिए पहले -1 को हटाना है, -1 को हटाने के लिए आपको सब में +1 करना पड़ेगा, -1 में यहाँ +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये बड़े सिंपल स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा। 8 जो है ना, इसको मैं अभी फिलहाल बता देता हूँ,
लेकिन मैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में इसको आपको बताऊंगा कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, tan इनवर्स फंक्शन का भी, sin इनवर्स फंक्शन का भी, cos इनवर्स फंक्शन का भी, सबका डोमेन रेंज आपको लिखाया जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन और प्रिंसिपल रेंज क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि tan इनवर्स जो फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है, इसका जो डोमेन है वो होता है ऑल रियल नंबर r, और प्रिंसिपल जो रेंज होता है, प्रिंसिपल रेंज वो होता है आपका -π/2 से π/2। और ये सब चीज़ आपको याद हो जाएगी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ये बोला गया है कि सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी प्रिंसिपल रेंज क्या होता है। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी प्रिंसिपल रेंज आप यहाँ पर पूछा गया है सेक इनवर्स एक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेक इनवर्स एक्स वाला फंक्शन है इसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो होता है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। कैसे होता है, क्यों होता है, सब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप इनको रट लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। देखो क्वेश्चन नंबर 10 तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया था आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड्स में आ रखा है 2023 में, ठीक है। तो यही चीज सबसे अच्छी लगती है इस बुक में कि नई नई मतलब जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वो अपडेट किए गए हैं, बताए गए हैं कि ये क्वेश्चन इतने साल में आया है, और ठीक है बिल्कुल लास्ट ईयर्स के मतलब, ठीक है। तो यहां पर देखो डोमेन फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। y इक्वल टू मिल गया तो यहाँ पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड x माइनस 1, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। डोमेन कैसे फाइंड होगा देखो। अब कॉस इनवर्स वाला कंडीशन तो मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स के अंदर जो भी इनर फंक्शन होता है वो लाइज करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन आ गया भाई। मॉडुलस फंक्शन आपको पता ही है, दो फंक्शंस होते हैं, पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन, ये दो फंक्शंस है। तो यहां पर दो केसेस बनेंगे, एक केस ये बनेगा भाई -1 पॉजिटिव फंक्शन आएगा, और दूसरा केस ये बनेगा यहां पर नेगेटिव फंक्शन आएगा, पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। दो केसेस में सॉल्व करना है, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, देखते जाना, ठीक है। देखो अगर मैं इस वाले केस में सॉल्व करता हूं, पहले मैं दोबारा समझाता हूं। देखो ये है मॉडुलस फंक्शन, तो इस मॉडुलस फंक्शन में दो फंक्शंस होते हैं, आपको पता ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक केस में इस मॉडुलस का पॉजिटिव फंक्शन ले लिया, दूसरे केस में इस मॉडुलस का नेगेटिव फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब इस केस में हम x को सिंगल करेंगे, वही आंसर होगा। -1 है ना तो +1 कर दो, -1 में यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो x जो लाइज कर रहा है वो 0 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है। ये है क्लोज इंटरवल, समझ में आ गया ना। इस केस में ये आंसर आ गया। अब इस वाले केस में आप देखो -x -1 -x +1। अब इस 1 को हटाना है तो -1 करते हैं, -1 -1, ठीक है। इस 1 को हटाने के लिए आप -1 हर जगह ऐड कर दोगे, तो यहाँ तो -2 आ जाएगा, यहाँ -x बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब इस माइनस साइन को हटाना है क्योंकि x को सिंगल करना होता है ना, x को सिंगल करने के लिए इस माइनस साइन को हटाना है, तो माइनस से आप इंटू या डिवाइड दे दो तो यहाँ 2 बन जाएगा। अब ये साइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता ही होगा, जब माइनस साइन से हम इंटू डिवाइड देते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, यानी यहाँ भी जो x है 0 से बड़ा है, 2 से छोटा है, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है यहाँ पर भी, और 2 से छोटा है, तो यही तो आएगा 0 से 2। तो दोनों केसेस में सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इस वाले क्वेश्चन में देखो डोमेन फाइंड करना है, ये फंक्शन है
बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कोई फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको देखो भाई, अब इसमें अगर आप देखोगे इसका अगर डोमेन निकालना है आपने इस पूरे फंक्शन का, तो पहले आप इसका डोमेन लिखो, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। चेक कर लेना, नहीं सॉरी, इसका डोमेन होता है -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1। अब कॉस एक्स भी है, डोमेन ऑफ कॉस एक्स इसका होता है ऑल रियल नंबर। कॉस एक्स फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, ठीक पता होना चाहिए भाई। नहीं पता तो याद करना पड़ेगा। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा? यहां पर क्या हो रहा है? दोनों फंक्शन का सम हो रहा है। तो एफ एक्स का जो डोमेन आएगा ना, मैं आपको तरीका बताता हूं। डोमेन ऑफ एफ एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, -1 से 1 इंटरसेक्शन ऑफ आर। अब ये है छोटा इंटरवल और ये है बड़ा इंटरवल। अब रियल नंबर का जो सेट है तो सबसे बड़ा इंटरवल वही तो होता है, सबसे बड़ा सेट। यानी ये सुपर सेट है, ये सबसेट है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सबसेट ही आएगा, यानी -1 से 1। ये आंसर है। अब इन दोनों में इंटरवल का कौन सा कॉमन आएगा? यही तो आएगा कॉमन। तो ये सब चीज़ें एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन तब भी आपको पढ़ना भी है, रटना भी, समझना भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में। देखो 12 और 13 थोड़े अलग क्वेश्चन है। इसमें लगता है बढ़िया वाला दिमाग। कैसे लगेगा देखो। क्वेश्चन नंबर 12 को देखना भाई। कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा और कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू है 3 पाई। अब 3 पाई को मैं पाई प्लस पाई प्लस पाई लिख लेता हूं, पाई प्लस पाई प्लस पाई, तब जाके बनाइए 3 पाई, ठीक है। अब देखो, इससे पहले आप ये भी समझो कि अगर कॉस 0 1 होता है तो कॉस इनवर्स 1 होता है 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉस 0 1 है तो कॉस इनवर्स 1 0 होता है, ठीक है। अगर कॉस पाई -1 होता है तो कॉस इनवर्स -1 कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। इस वाले स्टेप को ध्यान में रखो। कॉस पाई -1 होता है, ये क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो कॉस इनवर्स -1 पाई होता है। ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो, मैं बोलता हूं कि इस वाले को सॉल्व करके ये वाला पाई आया है, और इस वाले को सॉल्व करके ये वाला पाई आया है, और इस वाले सॉल्व करके ये वाला पाई आया है, ठीक है। मान लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व किया पाई मिला, तो पाई का मिलता है जब यहां पर -1 है। इसका मतलब अल्फा भी क्या होगा? -1 होगा। कॉस इनवर्स अल्फा यानी कॉस इनवर्स -1 पाई आ गया। अब दूसरों में भी देखेंगे तो इसको सॉल्व करके भी पाई आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी है ना, इन सबको प्लस करने पर पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई, समझ में आ रहा होगा। तो यानी बीटा भी कितना है भाई? बीटा भी -1 है, तभी आपको पाई मिलेगा दूसरा वाला। कॉस इनवर्स गामा है ना, इस गामा में -1 आएगा तो कॉस इनवर्स -1 ये वाला पाई मिल जाएगा, यानी गामा भी कितना है? -1 है। अल्फा बीटा गामा कंफर्म हो गया ना, ठीक है। यहां पुट कर दो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा प्लस गामा -1 प्लस -1। बीटा कितना भाई? -1, गामा प्लस अल्फा -1 प्लस -1। गामा कितना है? -1, अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस -1, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व करोगे तो -1 -1 -2 -1 प्लस ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा सॉल्व करके, ये भी सॉल्व करके 2 आएगा, ठीक है ना। और ये अब 6 मिल जाएगा।
तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। तो मतलब पहले हमने अल्फा बीटा गामा कंफर्म कर लिया इस कंडीशन से, थोड़ा दिमाग लगा के अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ पुट किया और आपका 6 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है, इसलिए मैंने पहले ये वाला केस समझाया था। देखो यहाँ पर 13 में ये वाला कंडीशन यूज होगा, कॉस इनवर्स 1 0, इन सब का सम 0 आ रहा है भाई, यानी कॉस इनवर्स एक्स भी 0 हो सकता है, वाई जेड सब तीनों एक साथ 0 हो सकते हैं, यानी एक्स वाई जेड 1 होगा, यानी कॉस इनवर्स 1 0, कॉस इनवर्स 1 ये भी 0, कॉस इनवर्स 1 ये भी 0, यानी एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और जब 1 के इक्वल होगा तो x1 y1 z1 आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ये आप अपना दिमाग लगाना, नहीं आए तो मैं समझा दूंगा दोबारा से। तो ये थी एक्सरसाइज बच्चों, और ये इस सेशन का मेरा पहला वीडियो है, तो प्रयास तो मैंने यही किया है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊं, लेकिन कुछ भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट्स करके बताना। और एप्लीकेशन में जाना है, कोर्स परचेज करना है, ठीक है, और टेंशन फ्री हो जाना है। मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, नई बुक के सभी चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा, टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट।